नमस्कार दोस्तों, सरकारी शिक्षिका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और हमने पिछले क्लास में 3 क्लास समाप्त किए थे मॉडर्न हिस्ट्री के, और आज हम उसके आगे का देखेंगे। तो ये क्लास एईडी हो या बीपीएससी टीआरई 4 हो, सबके लिए सही है। और जैसे कि आपको मालूम है कि मेरा सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई 3 में हुआ, तो मैंने जिस तरह से अपनी पढ़ाई की थी मैंने उसी का नोट्स लाकर आपको हेल्प कर रही हूँ। तो आप इसे ज़रूर देखें, और ये बीपीएससी टीआरई 4 हो या एईडी हो, सब एग्ज़ाम के लिए सही है। तो आप इसे ज़रूर देखें। तो आज का टॉपिक है ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ। ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ। तो हमारा पहला है कि अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ। तो हमारा आंसर हो जाएगा इलाहाबाद की संधि से वर्ष 1765 में। यानी इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। और उसी के बाद से वास्तविक वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण प्रारंभ हो गए। ठीक है, इसके बाद हम अगला देखेंगे। भारत में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया था। बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया। तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया था। लॉर्ड क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया था। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैध शासन को समाप्त किया कर दिया। यानी हमने पहले देखा कि बंगाल में द्वैध शासन किसने स्टार्ट किया। तो लॉर्ड क्लाइव ने शुरुआत की। और अंत किसने किया। तो अंत किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। अंत किया था 1772 में। इसके बाद अगला देखेंगे। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो ये वारेन हेस्टिंग्स को भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है। इसे आप देख लेंगे। इसके बाद हमारा है कि वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके प्रथम न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। क्या कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब का है। तो 1773 का। हमारा एक क्वेश्चन ये बना कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के उस टाइम 1773 में कौन थे गवर्नर। तो हमारा आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद है 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। यानी कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो 1774 में हुई थी। और कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश कौन बने। तो सर एलिजा इम्पे प्रथम न्यायाधीश बने। इसके बाद हमारा अगला है कि भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो भारत में पुलिस सेवा और सिविल सेवा की जन्मदाता माना जाता है लॉर्ड कार्नवालिस को। लॉर्ड कार्नवालिस को पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जन्मदाता माना जाता है भारत में। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ। यानी भारत के प्रथम आईसीएस अधिकारी कौन बने। सत्येंद्र नाथ टैगोर बने थे प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी भारत के 1863 ईस्वी में। और ये जो टॉपिक है ये इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप इसे एक बार एक नज़र देख लीजिए, सही रहेगा। क्या कह रहा है कि ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग, ठीक है, एक तरफ आयोग है, वर्ष है, और गवर्नर जनरल की एंचिसन आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो 1886 में। और एंचिसन आयोग के यानी स्थापित करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे। तो लॉर्ड डफरिन। इसके बाद है सेकेंड नंबर की
इस्लिस्टन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1912 में। और इसके गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इसके बाद है 3 नंबर ली आयोग। ली आयोग इसको हम लोग VBI कह सकते हैं, इसे आप जरूर देखिएगा। ली आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1923 में। और इसके गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड रीडिंग थे, लॉर्ड रीडिंग थे। आप इसे एक नज़र देख लें। इसके बाद हमारा अगला है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? ये ली आयोग के सुझाव पर। और ली आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो हमने ऊपर पढ़ा 1923 में ली आयोग की स्थापना हुई। और इसके गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड रीडिंग। आशा है कि ये क्वेश्चन आपको अब याद हो गया होगा। इसके बाद हम दूसरा देखेंगे कि भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस से। ठीक है। इसके बाद अगला देखेंगे कि भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? यानी सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली। फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर का ये जो टॉपिक है और ये जो क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। तो आप इसे ये ना समझे कि ये जरूरी नहीं है। वो जरूरी जितने भी इसमें प्रश्न है, जितने भी इसमें वन लाइनर है, ठीक है, आप सभी वन लाइनर को देख लीजिए। और इसके बाद हमारा दूसरा है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो प्रथम राज्य था हैदराबाद 1798 में। ठीक है। सहायक संधि की प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। और सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य तो हैदराबाद। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि व्यक्तिगत का सिद्धांत या राज हड़प नीति को किसके द्वारा लागू किया गया था? व्यक्तिगत का सिद्धांत या राज हड़प नीति को किसके द्वारा लागू किया गया था? ये इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। और ये पहले हम लोग ये लास्ट वाला कर लेते हैं कि 1849 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। उस समय डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था। यानी जब पंजाब का विलय ब्रिटिश शासन में हुआ तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1848 से 1856 ईस्वी तक लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि राज हड़प नीति में कहा गया कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। यानी राज हड़प नीति क्या थी? तो उसका मतलब ये था कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया? किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया? यानी अवध को अपने राज्य में मिला लिया या उस पर आक्रमण किया। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आउटरम रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है। अब ये हम लोग देखेंगे कि लॉ ये जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा
राजहड़प नीति के अंतर्गत यानी व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहित किए गए राज्य थे, ठीक है। और राज्य कौन कौन से थे जिस पर लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के का आगमन करके अपने राज्य में मिलाया था। और ये वर्ष है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। आप इसे देख लेंगे। तो सबसे पहले सतारा, ठीक है, सतारा को अपने राज्य में मिलाया था, ठीक है, सतारा 1848 में। उसके बाद है जैतपुर 1849 में। इसके बाद है संबलपुर भी, ये भी 1849 में। और ये है बघाट, बघाट भी 1850 में। और उसके बाद है उदयपुर, उदयपुर 1852 में। और ये झांसी, झांसी का ये बार बार पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो झांसी का, झांसी को अधिग्रहित कब किया गया था, तो 1853 में। उसके बाद है नागपुर, नागपुर का हो जाएगा 1854 में। और अवध, अवध का हो जाएगा 1856 में, ठीक है। तो आप इसे देख लेंगे, आप इसे नोट भी कर लेंगे, देख लेंगे। सतारा, इसमें क्रम लगाने के लिए भी दे देता है कि निम्नलिखित में से किसका अधिग्रहण पहले हुआ था, ठीक है। तो सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर और अवध, ठीक है। इसके बाद हम अगला देखेंगे, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है, तो जॉन लॉरेंस से संबंधित है। इसके बाद देखेंगे, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। इसके बाद अगला है कि वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड आईपीसी किसके कार्यकाल में निर्मित की गई। ये भी, इसका भी आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। इसके बाद है अगला कि राज्य उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। यानी महारानी विक्टोरिया को भी कैसर ए हिंद की उपाधि प्राप्त की गई थी। और आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि किसे हम कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई है, ठीक है। और कोई है जिसे कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जैसे कि आपको कितना नॉलेज है, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे कि लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया। तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया, तो स्टेचरी आयोग 1880 ईस्वी भारत का प्रथम अकाल आयोग। यानी भारत का प्रथम अकाल आयोग कौन था, तो स्टेचरी आयोग। और कभी थी इसका स्थापना, तो 1880 में, ठीक है। और इसके बाद है कि भारत में अस्थाई स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। भारत में अस्थाई स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। इसके बाद हम लोग लास्ट ही देख रहे हैं कि क्या है कि ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार, ठीक है। यानी किस देश, वर्ष और गवर्नर जनरल और वायसराय, ठीक है। नेपाल, नेपाल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार, ठीक है। तो नेपाल पर जो अधिकार ब्रिटिश काल में गवर्नर जनरल के द्वारा अधिकार किए गए थे, तो नेपाल का हो जाएगा वर्ष 1816। और इसके गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। इन्होंने नेपाल पर अधिग्रहण किया था, ठीक है। इसके बाद है सिंध, सिंध का हुआ था 1843 में। इसके गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड एलन बरो। इसके बाद है भूटान 1865, इसके गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड लॉरेंस। इसके बाद है वर्मा 1885, और इस टाइम इसके गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन। तो दोस्तों चलिए, हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का टॉपिक देखा, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसे ज़रूर देखें और बार बार देखें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, और आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हैं। आप ज़रूर कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।